हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल BCI राहुल कुमार। तो कैसे हो तुम सब? बढ़िया हो? तो चलो आज चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल चालू करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका चैप्टर है ना, सेल चैप्टर। तो इसको आज रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर होगा ये मैं कोशिश करूँगा कि आधे घंटे से भी कम समय में रहे। ठीक है, ये आपको कुछ दो तीन पार्ट में मिलेगा, छोटे छोटे में 7 मिनट 8 मिनट। ठीक है, जैसे 8 मिनट का रहेगा तो 24 मिनट लमसम में हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आधे घंटे से कम ही रहेगा, लेकिन इसका अलग अलग पार्ट रहेगा। समझ रहे हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या है कि सबसे पहले तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं। देखो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, क्या लिखा है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? हम तुम किसके बने हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट है, सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है? सेल क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, देखो हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री है सेल के, जैसे सेल की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो देखो सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? क्या लिखा है? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। किसके? कॉर्क सेल पे। ठीक है, कब? याद रखना ईयर 1665 में। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। क्या लिखा है? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर उसके बाद से एंटन वॉन लीवेनहॉक है। ठीक है, ये नाम आपको पूरा नाम 11th में मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ लिखा है लीवेनहॉक। ठीक है, तो देखो लीवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी कर दी। फिर उसके बाद से 1674 में लीवेनहॉक ने क्या किया? एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, जैसे देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर दी। ठीक है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदला, एडवांस आया और एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप आया। ठीक है, उसके हेल्प से लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद से न्यूक्लियस की डिस्कवरी मैंने क्लास में बताई है, किसने किया है? किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ठीक है, पता है ना, याद रखना है इसको। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी है। कब? 1831 में। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद आया पुरकिंजी ने क्या किया? पुरकिंजी ने 1839 में एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फॉर द फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद से सेचल्डन आए। सेचल्डन ने 1838 में और सेचवॉन ने 1839। सेचल्डन 1838 एंड सेचवॉन 1839 में प्रपोज इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। क्या लिखा है? सेचल्डन 1838 एंड सेचवॉन इन 1839 प्रपोज सेल थ्योरी विच स्टेट दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब इन्होंने बताया कि सारे प्लांट और एनिमल किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आए एक साइंटिस्ट थे रोडोल्फ विर्चाउ। देखिए आप लिखा हुआ है रोडोल्फ विर्चाउ। ठीक है, तो रोडोल्फ विर्चाउ ने 1855 में, ठीक है, इस सेल थ्योरी को जो सेचवॉन ने दिया था उसको एक्सपेंड किया और बताया कि जितने भी सेल हैं वो किससे बने हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। समझ रहे हो बात को? अरे हर एक चीज़ क्लास में समझाया हूँ। ठीक है, अच्छे से समझो। फिर उसके बाद से क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ मैग्नीफाइंग लेंसेज का, जिससे डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोपिक डिस्कवरी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या होता है? सिंगल सेल होता है। अरे क्लास में डिस्कस हुआ है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म in which a single cell perform all the function like nutrition, respiration, excretion and reproduction। ठीक है, जैसे अमीबा, क्लोमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, इनके पास क्या होता है? सिंगल सेल होता है कंस्टिट्यूटिंग द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच पॉजेस मैनी सेल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। समझ लो बात को? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या होते हैं? विच पॉजेस मैनी सेल्स, जिनके पास बहुत सारे सेल होते हैं और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को एज रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल और एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो मल्टी सेलुलर के, फंजाई, प्लांट, एनिमल हैव मैनी सेल
दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। मतलब जो फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है, इनका बहुत सारे सेल होते हैं ये, ठीक है, जो कि एक ग्रुप में क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब देखो हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल। मतलब कि हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे आया है, सिंगल सेल से आया है। देखो सारे सेल जो होते हैं ना वो कहाँ से आए हैं, रोडोल्फ फिश्चर ने क्या बोला था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। अरे बताया है क्लास में, समझो। तो क्या लिखा है, ऑल सेल दस कम फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है, सेल डिफरेंट काइंड की होती है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आपको, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ओवम, ब्लड सेल, बोन सेल, स्पर्म एंड फैट सेल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। बात समझ रहे हो, सम सेल्स चेंज देयर शेप। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी शेप को क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा में कौन सा फिजन होता है, अरे क्लास में बताया है अमीबा में कौन सा फिजन होता है, कौन सा, बाइनरी फिजन। चलो अच्छी बात है, याद है। देखो इन बहुत सारे केसेस में सेल का शेप जो इन सम केसेस द सेल शेप, क्या लिखा है, इन सम केसेस द सेल शेप, ठीक है, कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड द पिक्यूलियर फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। जैसे कि नर्व सेल, ठीक है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो क्या लिखा है, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। मतलब कि हर एक लिविंग सेल की एक कैपेसिटी होती है कि उनका वो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ह्यूमन बींग, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है ना ह्यूमन बींग, ठीक है। जितने मैमल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब देखो दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब कि हम लोग की हर एक ह्यूमन बॉडी की हर एक पार्ट जो होती है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। और उसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है सिंगल सेल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इनफैक्ट हर एक सेल जो होती है ना, इनफैक्ट ईच सेल, ठीक है, हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट इज नोन एज सेल ऑर्गेनेली। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। देखो हर एक काइंड की सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं उनकी स्पेशल फंक्शन होती है। अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेली। ठीक है, और ये जो ऑर्गन एंड दिस ऑर्गेनेली टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। और ये जो ऑर्गेनेली होती हैं वो एक साथ क्या बनाती हैं, एक बेसिक यूनिट बनाती हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझो बात को, समझो अच्छे से। कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द सेल मेड ऑफ, सेल किसका बना हुआ है, ठीक है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको समझो। देखो हर एक सेल की तीन क्या लिखा है, एवरी सेल वुड हैव थ्री फीचर। ठीक, कौन कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ना वो सब क्या होती हैं, सेल के अंदर होंगी। ठीक है, और इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इन एनवायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर। जो इंटरेक्शन होता है ना सेल का एनवायरमेंट के साथ, ठीक है, विद दिस एनवायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर। ये इन्हीं फीचर के कारण होता है। कौन कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, याद रखना है इसको। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, हम लोग को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक है, जो सेपरेट करता है कंटेंट ऑफ सेल को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, अब देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है जानते हो, ये फ्लेक्सिबल होता है और ये बना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। अरे लिखा है देखो यहाँ पे, ये किसका बना हुआ है, ये फ्लेक्सिबल है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कहीं पे। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इंगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोसाइटोसिस, याद रखना है इसको। अरे एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडोसाइटोसिस किसमें दिखता है, अमीबा में। ये एग्जाम्पल के साथ याद रखना है इसको। अब देखो होता क्या है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अरे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना एसपीएम को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, सब्सटेंस की जो मूवमेंट होती है थ्रू
दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM कैन बी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। अब एक बात बताओ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। अब समझो क्या लिखा है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होती है, मूवमेंट होती है, लेकिन डिफ्यूजन में इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, लो से हाई कंसंट्रेशन, लेकिन डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, याद रखना एकदम। देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इट अकर ओनली अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, लेकिन डिफ्यूजन में SPM की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ऑस्मोसिस का कुछ एग्जांपल है, जैसे श्रिंकिंग ऑफ पोटैटो स्लाइस व्हेन केप्ट इन कंसंट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन, लिखा है ना। और डिफ्यूजन का एग्जांपल सेपरेटिंग ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इट इज पुट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यदि हम एनिमल सेल को या फिर प्लांट के सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखते हैं तो क्या करेगा सेल इज लाइक टू स्वेल अप। अब देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि पानी जो होता है वो सेल के अंदर चला जाता है। अब जाहिर सी बात है जब पानी सेल के अंदर चले, एक बात बताओ, बलून में हवा भरते हो तो बलून फूल जाता है, उसी तरह जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। द सेल विल स्टे इन द सेम शेप। अब देखो एक होता है, एक तो हाइपोटोनिक समझ गए, सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। अब आता है आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन क्या होता है कि सेल जो होता है विल स्टे इन द सेम साइज इफ इट इज कीप्ड इन द आइसोटोनिक सोल्यूशन। मतलब अगर आइसोटोनिक रखोगे तो जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी अंदर आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। अच्छे ये ऐसे याद रखो। ठीक है, अब यदि हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, सेल से पानी बाहर आ जाता है। अब एक बात बताओ, जब सेल से पानी बाहर आ जाएगा, बलून से हवा निकाल दोगे तो बलून पिचक जाएगा। उसी तरह सेल से जब पानी बाहर निकल जाएगा, जब सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखते हैं ना, तो सेल क्या कर जाएगा, सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल क्या कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसी को बोला गया है कि इफ द सेल इज इफ द सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, इफ द सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक द सेल विल श्रिंक। अरे समझ गए, चलो ठीक है। देखो जितने भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं एंड मोस्ट प्लांट टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जितने भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मोस्ट ऑफ द प्लांट ये क्या करते हैं, अपने वाटर कहाँ लेते हैं और कैसे लेते हैं, ऑस्मोसिस से लेते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन डिफरेंस बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब देखो सेल वॉल। ठीक है, देखो सेल वॉल की बात करते हैं हम। देखो सेल वॉल, अब देखो सेल वॉल को जो हम क्या करेंगे, अब इसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो सेल वॉल, न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये सब जो है अब नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। अभी तक यहाँ से देख लिए, इसको अच्छे से समझो। देखो वीडियो को देखने का एक तरीका है, मेरा जो ये वाला वीडियो देखो समरी वाला, इसको जब देख रहे हो तो सब कॉपी किताब सब कुछ बंद करके, ठीक है, सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखो, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत पहले इसको पढ़ चुका है, तो इस समय रिवीजन करना है। अब रिवीजन करना है तो पहले इसको अच्छे से सुनो, बस सुनो बात को, फिर उसके बाद से अपना नोट्स रिवाइज करो। ये तुम्हें हेल्प करेगा, जब तुम नोट्स रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे याद आएंगे, तो उसमें जब नोट्स रिवाइज करोगे तो बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, उस समय की बातें याद आ जाएंगी जब क्लास चला था। ठीक है, तो चलो ठीक है, बाय बाय। और अब नेक्स्ट पार्ट में तुम लोग इस आगे की जो सेल वॉल है टॉपिक वो कवर किया जाएगा। ठीक है, चलो बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, गुड बाय बाय।